नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। उस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को एसिड बेस जो वाली यूनिट है, 5th यूनिट, वो स्टार्ट करवा रखी थी। इसमें हमने आरएनएस थ्योरी कंसेप्ट कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने ब्रॉन्स्टैंड लोरी कंसेप्ट कंप्लीट कराया और जो हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर जो चल रहा था वो लक्स फ्लूइड थ्योरी था। उसमें हमने ये कहा कि जो ऑक्साइड डोनर होते हैं, जो ऑक्साइड डोनर होंगे वो बेस होंगे, जो ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर होंगे वो एसिड होंगे। ये डेफिनेशंस मैंने आप लोगों को समझा दी थी, उनकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको डिफाइन कर दी थी। अब इस लक्स फ्लूइड थ्योरी का यूज हम किस में करते हैं वो बताऊंगी। उसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो सॉल्वेंट सिस्टम थ्योरी पढ़ेंगे और फिर आपकी लास्ट बच जाती है लुईस एसिड बेस थ्योरी। तो अभी मैं आप लोगों को लक्स फ्लूइड थ्योरी का जो यूज है वो डिफाइन कर रही हूँ। लक्स फ्लूइड थ्योरी का जो यूज है वो हम मेट्रोलॉजी में करते हैं। किसमें किया जाता है? मेट्रोलॉजी के अंदर किया जाता है। मैंने आप लोगों को ये बताया था, जनरली मेटल ऑक्साइड्स जो होंगे, याद रखो हम लक्स फ्लूइड थ्योरी पढ़ रहे हैं। जनरली मेटल ऑक्साइड्स जो होंगे वो आपके जनरली मेटल ऑक्साइड्स जो होंगे वो बेसिक नेचर के होंगे और नॉन मेटल ऑक्साइड्स होंगे वो जनरली एसिडिक नेचर के होंगे। इस थ्योरी का जो यूज है वो किसमें किया जाता है? मेट्रोलॉजी के अंदर मेटल्स को प्योरीफाई करने के लिए काम में लिया जाता है। मान लो कोई आयरन ओर है, क्या कहा कि आयरन ओर है, इस आयरन ओर के अंदर सिलिका ऑक्साइड एज ए इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। क्या कहा मैंने? आयरन ओर के अंदर सिलिका ऑक्साइड एज ए इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। मुझे इस सिलिका ऑक्साइड की इम्प्योरिटी को रिमूव करना है। तो सिलिका ऑक्साइड क्या है? नॉन मेटल ऑक्साइड। और इस नॉन मेटल ऑक्साइड को रिमूव करने के लिए इसका नेचर कैसा हो जाएगा? नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा है? एसिडिक नेचर है। इस एसिडिक इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए मुझे कोई बेसिक सब्सटेंस चाहिए ताकि वो इस बेसिक सब्सटेंस के साथ रिएक्शन कर सके। यही है। उसमें मैं इसको रिमूव करने के लिए कोई मेटल ऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होगी। क्या होगी? मेटल ऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होगी जिसका नेचर कैसा है? बेसिक नेचर है। यही है। तो इसके लिए हम काम में लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या काम में लिया जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड। सिलिका ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम सिलिकेट बनाती है और ये स्लज की फॉर्म में नीचे बैठ जाता है। तो ये इस आयरन ओर से सेपरेट हो जाता है। फर्स्ट ये था। हो सकता है कॉपर और जो होती है उसमें सेकंड, कॉपर और जो होती है उसमें आयरन सल्फाइड एज ए इम्प्योरिटी की फॉर्म में मिलता है। कॉपर और के अंदर आयरन सल्फाइड एज ए इम्प्योरिटी की फॉर्म में मिलता है। अब सबसे पहले तो हम इसको ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप में तो क्या होता है?
आयरन सल्फाइड को किसकी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है? आयरन ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। और जब ये आयरन ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो अब ये कौन से टाइप की इम्प्योरिटी बची? कौन से टाइप की इम्प्योरिटीज में कन्वर्ट हो गया? मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है, मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो बेसिक नेचर होता है। तो इसको रिमूव करने के लिए हमें किसी एसिडिक नेचर की रिक्वायरमेंट होगी, एसिडिक ऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसमें हम डालते हैं सिलिका ऑक्साइड। क्या डाला जाता है? सिलिका ऑक्साइड। और आयरन सिलिकेट फॉर्म हो जाता है जो कि स्लज फॉर्म में नीचे बैठ जाता है। सिलिका ऑक्साइड की रिएक्शन आयरन ऑक्साइड के साथ होगी। ये क्या है? एसिड। और ये क्या है? बेस। बेस क्या करेगा? ऑक्साइड आयन को डोनेट करेगा। ये डोनेट करता है, डोनेट ऑक्साइड आयंस। और उस ऑक्साइड आयन को कौन एक्सेप्ट करेगा? एसिड। एसिड क्या करेगा? एक्सेप्ट ऑक्साइड आयंस। जब ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करेगा तो क्या फॉर्म बना लेगा? FeSiO3। और ये जो है ये स्लज फॉर्म में नीचे बैठ जाती है और इसको रिमूव कर लिया जाता है। ये थे इसके यूजेस, लक्स फ्लूइड थ्योरी के। ये जो है ये है इनके यूजेस। अब हम पढ़ते हैं कि इस लक्स फ्लूइड थ्योरी के आधार पे इनके एसिडिटी और बेसिसिटी स्केल को डिफाइन किया गया। मैं क्या कह रही हूं? एक एसिडिटी स्केल डिफाइन किया गया जिसको अल्फा से डिनोट किया गया। वो यदि एसिड के लिए था तो अल्फा ए डिनोट किया, और बेस के लिए था तो अल्फा बी डिनोट किया गया। क्या कहा कि लक्स फ्लूइड्स डेफिनेशंस के आधार पे एक एसिडिटी स्केल डिफाइन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ लक्स फ्लूइड डेफिनेशन, लक्स फ्लूइड डेफिनेशन एक एसिडिटी स्केल हैव बीन प्रपोज्ड। एसिडिटी स्केल हैव बीन प्रपोज्ड। और इस एसिडिटी स्केल में को अल्फा से डिनोट किया गया। अल्फा ए एसिड के लिए दिया और अल्फा बी एसिडिटी स्केल ऑफ एसिड, एसिडिटी स्केल ऑफ एसिड, और अल्फा बी एसिडिटी स्केल ऑफ बेस। और ये एसिडिटी स्केल का जो डिफरेंस होता है ये एसिड बेस रिएक्शन के अंदर जो एंथैल्पी चेंज होता है उसका स्क्वायर रूट होता है। क्या कहा? इन्होंने एक इक्वेशन निकाली कि जो अल्फा बी माइनस अल्फा ए एसिडिटी स्केल बेस और एसिड के एसिडिटी स्केल का जो डिफरेंस होता है वो एसिड और बेस की रिएक्शन के अंदर जो एंथैल्पी चेंज हो रहा है उसका अंडर रूट होता है। क्या होगा? अल्फा बी माइनस अल्फा ए, ये वैल्यू बेस की एसिडिटी स्केल माइनस एसिड की एसिडिटी स्केल, ये होता है एसिड और बेस की रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज हो रहा है उसके स्क्वायर रूट के इक्वल।
बेस का एसिडिटी स्केल माइनस एसिड का एसिडिटी स्केल, ये होता है एसिड और बेस की रिएक्शन के अंदर जो एंथैल्पी चेंज हो रहा है उसके स्क्वायर रूट के इक्वल। इसके आधार पे उन्होंने बहुत सारे एसिड और बेस रिएक्शंस करवाई और सबके लिए अल्फा बी और अल्फा ए की वैल्यू कैलकुलेट की और कुछ ऑब्जर्वेशंस निकाले। इस एसिडिटी स्केल के आधार पे उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस बताई। क्या ऑब्जर्वेशंस बताए? 3 ऑब्जर्वेशंस बताए उन्होंने। 3 ऑब्जर्वेशंस डिफाइन किए। पहला ऑब्जर्वेशंस ये था कि अल्फा की जो वैल्यू है बेस के लिए हमेशा नेगेटिव आती है। इस एसिडिटी स्केल के आधार पे उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस डिफाइन किए और वो ऑब्जर्वेशंस थे, पहला, शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूं मैं, बेस की जो वैल्यू होती है, बेस के लिए एसिडिटी स्केल अल्फा बी ये होती है नेगेटिव वैल्यू और जैसे जैसे नेगेटिव में वैल्यू बढ़ती जाएगी इनकी बेसिसिटी भी इंक्रीज होती हुई चली जाएगी। क्या कहा मैंने? मोर नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगा? इंक्रीज बेसिसिटी, इंक्रीज बेसिसिटी, या कहें कि इनमें ये जो जिसकी जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी, बेस एसिडिक स्केल की जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी ये उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। यहां तक क्लियर? सेकंड पॉइंट, अल्फा की वैल्यू 0 किसके लिए निकलेगी? अल्फा की वैल्यू 0 किसके लिए निकलेगी? एम्फोटेरिक नेचर के सब्सटेंस के लिए, एम्फोटेरिक नेचर सब्सटेंस के लिए, या कहें कि वो सब्सटेंस जिनका एम्फोटेरिक नेचर होता है उनके लिए एसिडिटी स्केल की वैल्यू 0 होती है। एग्जाम्पल, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये कैसे नेचर के होते हैं? एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं और इनकी अल्फा की वैल्यू जो है वो 0 होती है। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या था कि एसिड के लिए, थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या था? एसिड के लिए अल्फा की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती है और जैसे जैसे पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज होती जाती है ये एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होता हुआ चला जाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए क्या होना चाहिए? मोर पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। किसकी? एसिडिटी स्केल की। एसिडिटी स्केल की जितनी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। यहां तक क्लियर? एसिड बेस की हमने एसिडिटी स्केल फाइंड आउट किया जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। बेस की एसिडिटी स्केल की वैल्यू जो आती है वो नेगेटिव आती है, जिसकी जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होती है एसिडिटी स्केल की वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। एम्फोटेरिक नेचर के सब्सटेंस की एसिडिटी स्केल की वैल्यू 0 आती है। एग्जाम्पल है जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये जो हैं वो एम्फोटेरिक नेचर के थे। ये ऑक्साइड आयन को डोनेट भी कर सकते थे और ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट भी कर सकते थे। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों को डिफाइन किया हुआ है। उसके बाद एसिडिटी स्केल एसिड के लिए पॉजिटिव आता है। जैसे जैसे पॉजिटिव में वैल्यू बढ़ती जाएगी ये मोर एसिडिक सब्सटेंस बनता जाएगा। यहां तक आप लोगों को क्लियर? अब जो है वो हम एक नई थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। ये था आपका लक्स फ्लूइड थ्योरी। लक्स फ्लूइड थ्योरी क्या होती है? एसिड वो होंगे जो ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करेंगे,
बेस वो होंगे जो ऑक्साइड आयन को डोनेट करेंगे। उसके बाद ये पढ़ा था कि एम्फोटेरिक नेचर किसका होगा, जो ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और ऑक्साइड आयन को डोनेट भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने न्यूट्रल रिएक्शंस पढ़ी थी कि न्यूट्रल रिएक्शंस क्या होती हैं, वो रिएक्शंस जिनमें एक सब्सटेंस ऑक्साइड आयन डोनेट कर रहा है और एक सब्सटेंस ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट कर रहा है। उसके बाद हमने आज के जो वीडियो लेक्चर था इसमें हमने एसिडिटी स्केल को डिफाइन किया है और इनके यूजेस बताए। अब मैं आपको कंटिन्यू दूसरी थ्योरी बता रही हूँ। दूसरी थ्योरी है हमारी सोलवेंट सिस्टम थ्योरी। आप खुद ही अपने दिमाग से खुद ही बता दोगे कि एसिड क्या होगा उसमें और बेस क्या होगा। कुछ ऐसे सोलवेंट होते हैं जिनका ऑटो आयनाइजेशन होता है। दूसरी थ्योरी जो मैं बता रही हूँ वो थ्योरी है सोलवेंट सिस्टम थ्योरी। सोलवेंट सिस्टम थ्योरी में क्या कहा मैंने, सोलवेंट सिस्टम थ्योरी क्या कहती है ये थ्योरी, कुछ इस तरीके के सोलवेंट्स होते हैं जिनका ऑटो आयनाइजेशन होता है, जैसे वाटर, अमोनिया। ये इस तरीके के सोलवेंट होते हैं जिनका क्या होता है, ऑटो आयनाइजेशन होता है। अब ये ऑटो आयनाइजेशन क्या है, ऑटो आयनाइजेशन का मतलब होता है कि सिमिलर दोनों मॉलिक्यूल्स यूज होके इनका आयनाइजेशन होना, एक पॉजिटिव आयन बनना और एक नेगेटिव आयन बनना। मीन्स यहाँ पे किसी और की प्रेजेंस के विदाउट, किसी और दूसरे सब्सटेंस की प्रेजेंस नहीं है लेकिन फिर भी इनका आयनाइजेशन हो रहा है। सेल्फ आयनाइजेशन होना ही क्या कहलाता है, ऑटो आयनाइजेशन कहलाता है। अब हम जब ये जो सॉल्वेंट है ये ऑटो आयनाइज होगा, सॉल्वेंट जो है ये ऑटो आयनाइज होगा तो एक एसिडिक फॉर्म बनेगी और एक बेसिक फॉर्म बनेगी। एक एसिड में कन्वर्ट होगा और एक बेस में कन्वर्ट होगा। जैसे वाटर की बात करें हम, H2O, H2O के दो मॉलिक्यूल्स H3O पॉजिटिव प्लस OH माइनस आयन की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये क्या कर सकता है, प्रोटॉन डोनेट कर सकता है तो क्या होगा, ये एसिड होगा। और ये क्या कर सकता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है तो ये क्या होगा, बेस। मीन ये हमारा सॉल्वेंट था, ये सॉल्वेंट किस किस फॉर्म में टूट गया, एसिड और बेस की फॉर्म में। जैसे हम बात करें अमोनिया, किस में टूटेगा, NH4 प्लस प्लस में NH2 माइनस। ये क्या कर सकता है, प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, प्लस साइन आया तो ये आसानी से H प्लस आयन को डोनेट कर सकता है, इसलिए ये एसिड होगा। और ये क्या होगा, ये माइनस साइन है, मीन्स एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए ये बेस होगा। मीन्स यहां पे भी ये क्या था, सोलवेंट। सोलवेंट विदाउट किसी आयन और सब्सटेंस की प्रेजेंस के बगैर खुद ही किस में टूट रहा है, एसिड और बेस की फॉर्म में। मीन्स इसका ऑटो आयनाइजेशन होता है। यहां तक क्लियर। अब इस सॉल्वेंट में हम कोई इस तरीके का सब्सटेंस डालें, ध्यान से सुनना डेफिनेशंस, इस तरीके का सब्सटेंस डालें जो ये सब्सटेंस भी सॉल्वेंट में आके आयनाइज्ड होगा। आयनाइज्ड होगा तो कुछ इस तरीके से होगा कि या तो इसके एसिडिक पार्ट को बढ़ा रहा होगा या इसके बेसिक पार्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहा होगा। एसिडिक पार्ट को की कंसंट्रेशंस को बढ़ाएगा तो एसिडिक कहलाएगा और बेसिक पार्ट की कंसंट्रेशंस को बढ़ाएगा तो बेसिक कहलाएगा। या कहें किसके कैटायन की कंसंट्रेशंस को बढ़ा रहा है, कैटायन की कंसंट्रेशंस को बढ़ा रहा है तो
क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। और यदि एनायन की कंसंट्रेशंस को बढ़ा रहा है तो बेस कहलाएगा। जब किसी भी सब्सटेंस को किसी सॉल्वेंट में डिसोल्व करें, ऐसे सॉल्वेंट जिसका ऑटो आयनाइजेशन हो रहा है, ऐसे सॉल्वेंट में जब उसको डिसोल्व किया जाता है तो यदि वो उस सॉल्वेंट के कैटायन की कंसंट्रेशंस को बढ़ा रहा है तो वो एसिड कहलाएगा। और यदि उस सॉल्वेंट की एनायन की कंसंट्रेशंस को बढ़ाएगा तो वो बेस कहलाएगा। वो सब्सटेंस जिनको हम किसी सॉल्वेंट में डिसोल्व करने पे, ऐसे सॉल्वेंट में जिसका ऑटो आयनाइजेशन हो रहा है, उस सॉल्वेंट में डिसोल्व करने पे यदि वो उस सॉल्वेंट के पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशंस को बढ़ाता है तो वो एसिड होता है। और यदि वो नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशंस को बढ़ाता है तो वो बेस होता है। यहां तक क्लियर? तो डेफिनेशन क्या है? अगर हम शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको थोड़ा सा डेफिनेशन बताऊं तो क्या है? एसिड इज ए सब्सटेंस, वो सब्सटेंस है which increase the cation concentration of solvent when it dissolve in सॉल्वेंट। इसको जब सॉल्वेंट में डिसोल्व किया जाता है तो यदि ये सॉल्वेंट की कैटायन कंसंट्रेशंस को इंक्रीज कर रहा है, सॉल्वेंट की कैटायन कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहा है तो एसिड कहलाएगा। और बेस क्या होगा? बेस इज ए सब्सटेंस, सब कुछ ऐसा, वो क्या करेगा? एनायन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? इंक्रीज एनायन कंसंट्रेशन। क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। अब देखो, जब मैं अमोनिया एज ए सॉल्वेंट ले रही हूं, मैंने क्या कहा आपको? अमोनिया एज ए सॉल्वेंट लिया और इस सॉल्वेंट में मैं आपको इसी डेफिनेशन को आगे समझा रही हूं। अमोनिया एज ए सॉल्वेंट है और इस सॉल्वेंट में हमने अमोनियम सॉल्ट डाला और इसी सॉल्वेंट में हमने एमाइड डाले। देखो, अमोनियम सोल्ट क्या होते हैं? अमोनियम क्लोराइड, इस तरीके के अमोनियम सोल्ट होते हैं जिनमें NH4 प्लस आयन प्रेजेंट होता है। एमाइड क्या होते हैं? जिनमें NH2 माइनस प्रेजेंट होता है, जैसे सोडियम एमाइड, पोटेशियम एमाइड, इस तरीके के क्या होंगे? एमाइड होंगे। मैंने एक बार उसमें अमोनियम सोल्ट अमोनियम क्लोराइड की फॉर्म में डाला। किसमें? अमोनिया में। क्या हो रहा है? अमोनिया जो है वो मेरा किस फॉर्म में टूट रहा था? अमोनियम आयन प्लस एमाइड आयन, इसी फॉर्म में टूट रहा था। NH4 प्लस और NH2 माइनस, इसी फॉर्म में टूट रहा था। जैसे ही मैं इसमें अमोनियम क्लोराइड डालती हूं, ये अमोनियम क्लोराइड भी किस फॉर्म में टूट रहा है? NH4 प्लस प्लस Cl माइनस। कौन से आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा रहा है? अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा रहा है। भाई, जैसे टूटा अमोनियम आयन भी बना, मीन्स क्या बढ़ रहा है उसमें? अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि यहाँ नेगेटिव आयन भी तो बन रहा है। सेम नेगेटिव आयन थोड़ी बन रहा है,
कंसंट्रेशन बढ़ाने का मतलब है कि उस जैसा ही आयन और बने। कंसंट्रेशन बढ़ाने का मतलब क्या है? उस जैसा ही आयन और बने। तो अमोनियम आयन जैसा ही और बन रहा है, तो क्या हो रहा है? कैटायन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। क्या हो रहा है? कैटायन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। तो ये क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएंगे। तो जितने भी अमोनियम आयंस होते, सोल्ट होते हैं, उनको जब हम अमोनिया में डिसोल्व करते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? एसिड कहलाएंगे। जब मैं सोडियम एमाइड को डिसोल्व करती हूँ, किसमें? अमोनिया में, तो सोडियम एमाइड किस किस फॉर्म में टूटता है? Na+ और NH2-। किसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दी? इस NH2- की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई, क्योंकि यहाँ पे भी क्या बन रहा है? NH2-। यहाँ पे भी क्या बन रहा है? NH2-। मीन्स सारे एमाइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं? बेसिक नेचर के, क्योंकि ये किसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं? एनायन कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं। इसलिए सारे एमाइड्स को जब हम अमोनिया में डिसोल्व करते हैं तो वो किसकी तरह बिहेव करेंगे? वो जो है वो किसकी तरह बिहेव करेंगे? बेस की तरह बिहेव करेंगे। सोलवेंट सिस्टम की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। सोलवेंट सिस्टम में एसिड की डेफिनेशन क्या होती है और बेस की डेफिनेशन क्या होती है? एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जिनको हम सॉल्वेंट में डिसोल्व करने पे कैटायन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, वो एसिड कहलाते हैं। बेस वो सब्सटेंस होते हैं जिनको हम सॉल्वेंट में डिसोल्व करने पे एनायन की कंसंट्रेशन को डिसोल्व करते हैं, एनायन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, बेस कहलाते हैं। अब इन एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को निकालने के लिए वही के का यूज किया गया। डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट और बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट काम में लिया गया। उनका यूज करते हुए हम इनके क्या निकाल सकते हैं? एसिड बेस की स्ट्रेंथ को डिफाइन कर सकते हैं। एम्फोटेरिक नेचर के वो सब्सटेंस होते हैं जो कैटायन और एनायन दोनों की कंसंट्रेशंस को इंक्रीज करते हैं। जो किसी सॉल्वेंट में डिसोल्व करने पे कैटायन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं और किसी सॉल्वेंट में डिसोल्व करने पे एनायन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एम्फोटेरिक नेचर के सब्सटेंस कहलाते हैं। ये छोटी सी थ्योरी थी सॉल्वेंट सिस्टम थ्योरी। इसकी लिमिटेशंस यही थी कि इन्होंने सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस दी गई वो किसको दे दी? सॉल्वेंट को। किसको दे दी? सॉल्वेंट को। और सॉल्वेंट का भी क्या होना चाहिए? ऑटो आयनाइजेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑटो आयनाइजेशन होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती हैं, मींस यहाँ पे उन्हीं रिएक्शंस को एसिड और बेस की कैटेगरी में रखा जाता है जो क्या हो? सॉल्वेंट के अंदर हो रही हो। कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो सॉल्वेंट के अंदर नहीं होती हैं लेकिन फिर भी वो एसिड बेस रिएक्शन है, तो ये उन रिएक्शंस को डिफाइन नहीं करता है। दूसरी बात, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम एसिड और बेस की रिएक्शंस को डिफाइन करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी? सबसे पहले उस सॉल्वेंट को कंप्लीटली जानने की जरूरत होगी। क्या कहा मैंने कि इसकी लिमिटेशंस यही थी कि पहली लिमिटेशंस तो इन्होंने जो है वो सॉल्वेंट को इंपॉर्टेंस दी। किसको दी? सॉल्वेंट को इंपॉर्टेंस दी। सॉल्वेंट को इंपॉर्टेंस देने के कारण क्या हुआ? बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जो विदाउट सॉल्वेंट हो रही हैं, उन विदाउट सॉल्वेंट वाली रिएक्शंस को एसिड और बेस की कैटेगरी में ये डिफाइन नहीं करता है कि इसमें कौन एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, कौन बेस की तरह बिहेव कर रहा है। यदि वो सॉल्वेंट में नहीं हो रही हैं तो ये डिफाइन नहीं करेगा। दूसरी बात, सॉल्वेंट का भी क्या होना चाहिए? ऑटो आयनाइजेशन होना चाहिए।
यदि सॉल्वेंट का ऑटो आयनाइजेशन नहीं हो रहा है तो भी ये उस सॉल्वेंट में उन रिएक्शंस को एसिड और बेस की तरह बिहेव कर रही है या नहीं, ये डिफाइन नहीं करता है। तीसरी बात कि कुछ यदि हमें उस सॉल्वेंट के बारे में नॉलेज नहीं होगी, मीन्स एसिड और बेस की रिएक्शन को डिफाइन करने के लिए, एसिड और बेस रिएक्शन को डिफाइन करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? कंप्लीट सॉल्वेंट की नॉलेज होनी चाहिए। यदि हमें सॉल्वेंट के बारे में नहीं पता तो हम एसिड और बेस की रिएक्शन को भी डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ये थी आपकी सॉल्वेंट सिस्टम थ्योरी। अब सिर्फ आपके इस चैप्टर में एक ही थ्योरी बच गई, लुईस एसिड बेस। वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को कंप्लीट करा दूंगी। आप लोग इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स अपने साथ जुड़ सके। आप लोगों के वीडियो जो है वो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में आ रहे हैं अभी, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारे और एक्स्ट्रा वर्क है। जैसे ही मैं थोड़ा सा फ्री होती हूँ, मैं आप लोगों के फिजिकल के भी अभी बनाएंगे। फिजिकल का हम फेस रूल पढ़ेंगे। अभी सबसे पहले फेस रूल मैं स्टार्ट कराऊंगी, तो आने वाले कुछ ही दिनों में, 2-3 दिनों में आपको फेस के भी जो है वो वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। थैंक यू।